हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सबको बैंक्स किस तरीके से प्रॉफिट कमाते हैं या किन चीज़ों से बैंकों के प्रॉफिट जो है मैं ये कहूँ कि निर्धारित होते हैं या कौन से फैक्टर्स हैं जो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब एचडीएफसी बैंक का जब हम क्वार्टरली रिजल्ट करेंगे तो हम पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि बाजार ने पिछले क्वार्टरली रिजल्ट से अब तक कैसा किया, स्पेशली एचडीएफसी बैंक ने कैसा किया। दूसरी बात ये देखेंगे कि जितने ब्रोकरेज हाउसेज हैं या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के अकाउंट जो है हैंडल करते हैं वो लोग किस तरीके की जो है राय रखते हैं एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के बारे में। तो ये रिजल्ट आने से पहले के आकलन है, तो उनको भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे इसके अंदर, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ। अगर हम यहाँ पर नज़र डालें तो जिस तरीके से ब्रोकरेज हाउसेस मान के चल रहे हैं वो चर्चा जो है हम आपके साथ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई किस तरीके का व्यू जो है बना हुआ था। तो देखिएगा, प्रोविजनल डेटा जो है सबके पास उपलब्ध थे, तो मोस्टली बैंकों के जो प्रोविजनल डेटा हैं वो सोशल मीडिया पे, मीडिया में या पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। अब उनके ऊपर चर्चा भी बहुत हुई है। तो सबसे खास बात ये कि जो क्रेडिट ग्रोथ है, यानी कि जो लोन कितने बड़े हैं या जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, ब्रोकरेजेस क्या उम्मीद कर रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये 20% की नेट इंटरेस्ट इनकम जो है दिसंबर क्वार्टर में बढ़ने का पूरा जो है आकलन जो है ब्रोकरेज हाउसेस मान के चल रहे हैं, यानी कि 20% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि इंटरेस्ट लेने और देने के बीच का जो डिफरेंस है, वो जो कमाई पिछले साल हुई थी उसके मुकाबले में इस साल 20% बढ़ने के चांसेस है। तो यहाँ पर अगर हम प्राइवेट बैंकों के जो रिजल्ट्स हैं उसके अंदर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता तो सरकारी बैंकों के लिए भी है, लेकिन जनरली सरकारी बैंकों को लोग दूसरे तरीके से वैल्यू भी करते हैं क्योंकि उसमें सरकार की ओनरशिप होती है। तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो 20% का यहाँ पे उम्मीद जो है लगाई गई है, क्योंकि बैंकों ने इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छे से, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी होता है, तो काफ़ी अच्छे से खर्चे भी किए होते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और एचडीएफसी बैंक को देखिएगा, अगर पर्सनली देखेंगे तो इन्होंने डिजिटल पे काफ़ी फोकस किया है, क्योंकि तकरीबन 1-1.5 साल पहले इनके क्रेडिट कार्ड के ऊपर रोक लग गई थी, और जिस तरीके से आरबीआई ने इनके क्रेडिट कार्ड पर लगभग 4-5 महीने रोक रही, तो इनका रिटेल बिजनेस काफ़ी बुरे तरीके से जो है गिरा। तो इन्होंने वो जब रोक हटी तो सबसे ज़्यादा फोकस रिटेल लोन पे किया। और आप देखिएगा उनका इतना बढ़िया अब सिस्टम है कि अगर आप एचडीएफसी बैंक के क्लाइंट हैं तो आपको वो रोज़ एक मैसेज भेजते हैं। एक मैसेज क्या होता है कि जी आप क्रेडिट कार्ड पे इंस्टा लोन ले लो, आपकी लोन की लिमिट क्या है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आ जाएगा, चेक करके बता देंगे भाई इतना है, कितनी किस्तों में लेना है, अभी 1 क्लिक के ऊपर वो लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। आपको इंस्टा लोन नहीं लेना है, जंबो लोन लेना है, जंबो लोन की फैसिलिटी भी है। वो एक दिन इंस्टा का आएगा, दूसरे दिन जंबो का आएगा, तीसरे दिन आएगा जी आपको तो बिजनेस लोन भी मिल सकता है, उसका आएगा। उसको क्रेडिट कार्ड के साथ लिंक नहीं है, वो दूसरे तरीके से, तो उसका नंबर आप डालोगे तो वो आपको बता देंगे। उसके बाद अगले दिन आपका लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी के लिए फ़ोन आएगा कि जी आप लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी में जो है अपना जो सिक्योरिटीज़ उनको प्लेस करके लोन ले लो। तो कुल मिलाकर काफ़ी एक्टिव जो है यहाँ पे हुआ है। अगले दिन फिर मैसेज आता है जी आप अपनी बैंक की एफडी करा लो, एफडी में हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए। तो ये हमने पिछले 2-3 महीनों में काफ़ी एग्रेसिवली हमने देखा है कि एचडीएफसी बैंक काफ़ी अच्छा फोकस कर रहा है, और इसमें ज़्यादातर फ़ोन कॉल्स का रोल नहीं है, ज़्यादातर मैसेजेस का है, और जो पीछे काफ़ी मिसिंग था। हालांकि मुझे इनका लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी का प्रोडक्ट बहुत ही थर्ड क्लास लगता है, मैं आपको बोल भी दूं। वो रीज़न ये है कि उन्होंने इतने चार्जेस रख रखे हैं, क्योंकि वो तकरीबन 1800-1900 रुपये लेते हैं लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी में। एक बार आप शेयर्स प्लेस करें या डीप्लेस करें, तो डीप्लेस करने में 50 रुपये लेते हैं, और पहले यही अमाउंट जो था आज से 5 या 6 साल पहले तो मात्र 10 रुपये था, फिर बढ़ा के 50 रुपये किया था। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आज की डेट में इतना यूज़फुल नहीं है, जबकि जो ब्रोकरेज हाउसेज है वहीं पर जो है सिक्योरिटीज़ को जो है सिक्योर करने की या मोर्गेज करने की जो फैसिलिटी वहाँ पे उपलब्ध है, तो प्लेस करने की। हालांकि ये बैंक्स के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है, और इसमें रिस्क भी कम है बैंक का, लेकिन बैंक ने इस प्रोडक्ट को खुद ही ख़राब कर लिया। लेकिन इस प्रोडक्ट को छोड़ दें तो बाकी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं बैंक काफ़ी अच्छे से जो है
मैनेज कर रहा है, बट ये बैंक की अपनी पॉलिसी हो सकती है। और बैंक जो है HDFC बैंक ज़्यादा जो है कमीशन या ब्रोकरेज या दलाली खाने के चक्कर में ज़्यादा रहता है बजाय कि लोन ग्रोथ करने में, एज कंपेयर टू अदर लोन्स। यानी कि अगर लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी में अगर हम बेसिकली देखें तो ये मेरा व्यू है, आपके डिफरेंट व्यू हो सकते हैं। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो इन्होंने टेक्नोलॉजी पे भी बहुत पैसा खर्च किया है, अभी आपने हाल फिलहाल में खबरें भी सुनी होंगी, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी टाई अप किया है डिजिटल बैंकिंग के लिए। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस 20% बढ़ने की उम्मीद जो है लगा रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस। एक्सिस सिक्योरिटी क्या कह रहा है? एक्सिस सिक्योरिटी कह रहा है कि 21% ईयर ऑन ईयर नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगी और प्रॉफिट 14.5% के आसपास बढ़ेगा। ICICI सिक्योरिटी क्या कह रहा है कि 23% के आसपास की NII बढ़ेगी और पैट जो बढ़ेगा वो 20% के हिसाब से बढ़ेगा। तो 20% पैट ग्रोथ, 14.7%। BNP परिवार कह रहा है कि प्रॉफिट की ग्रोथ 11.4% होगी, इनका सबसे कंजर्वेटिव है। जबकि शेर खान कह रहा है कि 22.6% जो है नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगी और 16% पैट बढ़ेगा। और मोतीलाल ओसवाल कह रहा है कि 13% NII बढ़ेगी और पैट बढ़ेगा 18%। तो अगर पैट का अंदाजा लगाएं तो पैट मोटा मोटी सभी का अगर हम एवरेज वर्कआउट करें तो सबसे ज़्यादा पैट का उम्मीद कर रही है ICICI सिक्योरिटी, और इन सबका अगर हम देखें तो पैट का अंदाजा बनता है कि 18% बढ़ना चाहिए। और नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करें तो इसका अगर हम एवरेज निकालने की कोशिश करें तो ये भी सबका एवरेज जो है 17-18% के आसपास ही बढ़ता है। तो NII भी हम मान के चलते हैं कि 18% बढ़ना चाहिए। अब देखते हैं इनके रिजल्ट देखने से पहले भी आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि जब पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स आए थे 17 अक्टूबर 2022 को, शेयर प्राइस कहाँ पे था? 1446, यानी कि 1446 रुपये। आज का भाव है 1600 रुपये। अगर हम इसमें 140 रुपये जोड़ दें 10% एक क्वार्टर से, तो आप पाएंगे कि 1586 का भाव आता है, 1586। यानी कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में अगर हम 10% की ग्रोथ देखें तो। और जब मैं रिजल्ट एनालिसिस करता हूं तो आप लोग जानते हैं मैं ईयर ऑन ईयर से ज़्यादा तरजीह क्वार्टरली बेसिस पर ही रिजल्ट एनालिसिस को देता हूँ, क्योंकि जो बैंक की लोन बुक है वो तो बढ़ चुकी है ना पिछले क्वार्टर में, डिपॉजिट्स भी पिछले क्वार्टर में बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्वार्टरली एनालिसिस देखेंगे, हालांकि ईयर ऑन ईयर भी जहाँ पर होगा वहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पिछले क्वार्टर से जो सितंबर क्वार्टर था वहाँ से अगर इस क्वार्टर में आए, फिर देखिएगा एक ही समस्या, बैंक हो गया इतना बड़ा, रिपोर्टिंग करेगा अभी भी लैक्स में, तो आप क्या उसको कहेंगे? तो भाई यही कहूँगा HDFC बैंक की मैनेजमेंट से या आपकी किसी की जानकारी है कम्युनिकेट करें तो कम से कम जी फिगर्स को आप करोड्स में कन्वर्ट कर लीजिए। आप इतने बड़े बैंक हो गए हो, प्राइवेट सेक्टर में आप नंबर 1 पोजीशंस में हो, निफ्टी का आप जो है नंबर 2 में आपका हैवी वेट है, आप बैंक निफ्टी आप लीड करते हो, फाइनेंशियल निफ्टी आप लीड करते हो, आप अग्रणी हो एक नंबर पे। भाई साहब रिपोर्टिंग तो कम से कम करोड़ में कर दो। आप 15 साल पहले लाख में चलती थी, आज भी आप लाख में ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे समझने में भी देखिएगा आप लोगों को भी थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो 38,586 करोड़ की इनके पास इंटरेस्ट अर्निंग थी सारी मिला के, और जो इस क्वार्टर में है 42,707, यानी कि 42,707। अब ये जो फिगर्स है ये तकरीबन 10% के आसपास बढ़ी है। और ये जो इनके जो इंटरेस्ट के कंपोनेंट्स हैं, जो ये इनकम्स है, वो मोर और लेस सब अगर आप मिलाएं तो सब एक तरीके से सेम ही बढ़ी है। RBI का बैलेंस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 5% से बढ़ी है, वो कंपनसेट हो गया है RBI बैलेंस से, तो सारी चीज़ें 10% के हिसाब से बढ़ी हैं। अदर इनकम जो है कमीशन बेस्ड इनकम वो भी 10% ही बढ़ी है। अगर आप खर्चों की बात करें इंटरेस्ट एक्सपेंडेड की, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड जो इन्होंने बढ़ाए हैं वो 10 से थोड़े से कम है, और यहीं पे इनको बेनिफिट जो है मिलना चाहिए था। तो सॉरी 10% ही है, लेकिन इनके जो खर्चे हैं थोड़े से कम है, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो 2% है। बाकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी 15% बढ़ी है। तो इस क्वार्टर से पिछले क्वार्टर में अगर हम देखें तो इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस क्वार्टर में, और परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन है कि मुझे हाल फिलहाल के दिनों में HDFC बैंक की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं मिली। और मैं काफ़ी समय से जो है HDFC बैंक के रिजल्ट्स को वॉच कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हाल फिलहाल के दिनों में अगर पिछले 2 साल के अंदर के रिजल्ट देखें तो ये रिजल्ट सबसे अच्छे थे। लेकिन वो एक बात ध्यान रखिएगा, वो शेयर प्राइस के अंदर भी 10% पिछले क्वार्टर से बढ़ चुका है। तो जो प्रॉफिट है वो भी 10% ही बढ़ा है, और प्रॉफिट 10% ही बढ़ा है, मतलब पिछले क्वार्टर से 10% बढ़ा है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट्स बढ़े हैं उनका जो असर है वो आपको EPS में भी नज़र आ रहा है। तो EPS भी आप देखेंगे 19 से 21 रुपये 99 पैसे हो गई।
तो अगर हम यहाँ पर ईपीएस की कैलकुलेशन करें तो 22 रुपये पहुँच गई है, और टोटलिटी में जो प्रॉफिट है 10% से थोड़ा ज़्यादा बढ़े, और यहाँ पर ये जो ईपीएस बढ़ी है ये 21 रुपये 99 पैसे 22 रुपये हो गई है। और डाइल्यूटेड ईपीएस में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है 12% से 13% के बीच की बढ़ोतरी है। तो ये जो रिजल्ट है क्वार्टरली बेसिस पे बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो वो परसेंटेज इतनी ज़्यादा आपको इंप्रेसिव नहीं लगेगी, क्योंकि 18 रुपये 67 पैसे की ईपीएस थी एक साल पहले, तो उससे अगर 21 रुपये 99 पैसे हुई है तो आपको ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन पिछले क्वार्टर में 19 रुपये 7 पैसे की ईपीएस थी, वो बढ़कर 21 रुपये 99 पैसे हो गई। वो जो 3 महीने में बढ़ोतरी हुई है वो मुझे ज़्यादा इंप्रेसिव लग रही है। और रिजल्ट अगर इन एंगल से देखें, अगर आप 12% एक क्वार्टर में बढ़ा के दे रहे हैं प्रॉफिट, असेट्स क्वालिटी आपकी स्टेबल है, 1.23 की ग्रोस एनपीए थी, अभी भी ग्रोस एनपीए सेम है, नेट एनपीए 0.33 है, अभी भी 0.33 है। रिटर्न ऑन असेट्स देखें, पिछले क्वार्टर में 0.51 थी, इस बार 0.56 है। तो ये भी आपको कंपैरिजन देखना चाहिए कि कितना बढ़िया 0.056% बढ़ गया, यानी कि कुल मिलाकर आप देखेंगे तो पूरे साल भर के अंदर 0.2% की बढ़ोतरी जो है, क्योंकि ये एनुअलाइज नहीं है। तो इन फ्रंट्स के ऊपर भी कि जो असेट्स क्वालिटी है वो स्टेबल है। प्रोविजंस की मात्रा भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि जो प्रोविजंस हैं वो किस तरीके से काम करते हुए नजर आए हैं, तो प्रोविजन देखिएगा 3240 करोड़ के पिछले प्रोवाइड हुए थे, जो 2806 करोड़ है। बाकी सब चीज़ें 10% बढ़ रही थी, और ये 10% से ज़्यादा घट गई, जिसकी वजह से ईपीएस 12-13% के आसपास बढ़ गई। तो ये जो मेन मुद्दा है, तो मैंने भी थोड़ा आपको गलत बता दिया था कि प्रॉफिट जो है 10% बढ़ा है, प्रॉफिट 12 और 13% के बीच में ग्रो कर रहा है। वो इसी वजह से कर रहा है कि ये कि देखिएगा प्रोविजंस आप 3240 करोड़ की जगह आपके एनपीए के जो प्रोविजंस है, जो स्टैंडर्ड असेट्स के प्रोविजंस हैं, वो 400 करोड़ के आसपास घटते हुए नजर आए हैं, और वो 400 करोड़ के आपके प्रॉफिट में जंप करते हुए नजर आए हैं। तो ये जो प्रॉफिट है, बाकी सब चीज़ें 10% पे रिफ्लेक्ट हो रही है, प्रोविजंस आपका 10% बढ़ने की बजाय घट गया, तो जिसका इंपैक्ट आपको ईपीएस पे देखने के लिए मिला। तो क्वार्टरली बेसिस पे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने के लिए मिले हैं। और इनकम्स कहाँ से आई है ज़्यादा, तो सबसे मेजर फोकस इनका जो हुआ है वो हुआ है रिटेल बैंकिंग पे, तो जिस पे ये सबसे पीछे लैगार्ड थे, जहाँ पर इनको चैलेंज आ रहा था, तो वहीं पे इन्होंने सबसे अच्छा प्रॉफिट कमाया है। चाहे इनकी रिटेल बैंकिंग की रेवेन्यूज़ देखिएगा, चाहे प्रॉफिट देखिएगा, तो ये जो प्रॉफिट्स हैं रिटेल बैंकिंग के रेवेन्यूज़ तो 35,000 करोड़ के आसपास ही हैं, लेकिन जो प्रॉफिट्स है वो 3,000 करोड़ से बढ़ के 4400 करोड़ रुपए हो गया। तो जो पूरा 1400 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो सीधा सीधा इसी सेगमेंट से है। लेकिन होलसेल बैंकिंग ने वो काफ़ी ख़राब किया है, 9,221 से आपका 8,494, और वो आपको प्रोविजनल डेटा में भी उपलब्ध था। तो कुल मिलाकर रिजल्ट में ये एक चीज़ ही देखने के लिए मिली कि रिजल्ट तो बढ़िया है, होलसेल बैंकिंग ने खराब किया है, रिटेल बैंकिंग ने दमदार परफॉर्मेंस दी है। और मैंने कहा भी आपको कि रिटेल बैंकिंग में मेन रीज़न क्या है, ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी आपके मोबाइल में देखिएगा इस तरीके से काम कर रही है, आपके पास रोज़ मेल आ रही है, रोज़ आपके पास मैसेज आ रहे हैं, आप ना चाहते हो भी, आपको ज़रूरत भी नहीं है पैसे की, तो लोग लोन ले लेते हैं। और ये सबसे खास बात हमें लगती है। तो लोन ग्रोथ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि, और फिर जो बैंक के जो आरएम है, यानी कि जो बाकी स्टाफ है, वो आपको फ़ोन करके रोज़ अप्रोच करते हैं, सर लोन ले लो लोन ले लो, और वो ऐसे समझाते हैं कि जी आपकी एफडी है ना, उस एफडी के सामने लोन ले लो, और ऐसे समझाते हैं कि जी एफडी में तो आपको 7-8% मिल रहा है, उसको क्यों ब्रेक कराते हो, हम आपको एक पर्सनल लोन दे देते हैं 11% पे 12% पे। तो इस तरीके से जो अप्रोच करते हैं, तो ये अपने वहाँ से इनका डिपॉजिट भी मेंटेन रहता है, एफडी भी, कासा भी मेंटेन रहता है, या सेविंग बैंक से आप पैसे नहीं निकालते, या आप टर्म डिपॉजिट भी देखें तो वहाँ पर भी डिपॉजिट भी बना रहता है, और साथ में उसके सामने लोन भी बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से समझाया जाता है, क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की थोड़ी सी कमी है, तो लोग सोचते हैं कि क्यों, चलो अपनी एफडी तोड़वानी, और पैसे की जरूरत भी होती है, तो ये लोग उनको लोन दे देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोन ऐसे हैं जिसपे 18% जीएसटी लगता है, जैसे इंस्टा लोन पे 18% जीएसटी लगता है, लेकिन लोगों को ये अवेयरनेस नहीं होती है, तो लोग लोन ले लेते हैं, और बाद में जो डिफरेंस होता है उसका पता नहीं चलता है कि भाई, क्योंकि वो आपको परसेंटेज टर्म्स में जो चीज़ें बताते हैं वो बहुत मामूली लगती हैं, और लॉन्गर पीरियड के लोन बांटने में जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, जिससे कि एक बार क्लाइंट को अप्रोच करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम पैसा उनसे कमा सकें। तो ये जनरली बैंक का फोकस होता है, और ये बैंक भी कुछ उसी तरीके से बहुत कारगर तरीके से काम कर रहा है। दोबारा से हमने पिछले 3-4 महीनों में एग्रेसिव होता हुआ देखा है, और रिटेल सेगमेंट में, और वो आपको रिजल्ट में भी नजर आ रहा है।
कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो एचडीएफसी फाइनेंशियल, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, अगर उन सब के रिजल्ट्स को सम्मिलित करें तो क्या ईपीएस आती है, तो ईपीएस आती है 22.78, तो तकरीबन फॉरवर्ड अर्निंग्स 90 रुपये के आसपास बनती है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। तो शेयर अभी 17-18 के पी रेशो पर ट्रेड कर रहा है फॉरवर्ड अर्निंग्स के बेस पे। तो शेयर्स की जो वैल्यूशंस हैं वो आप ये कह सकते हैं कि फेयर वैल्यूशंस के आसपास हैं, और हमारे जो इंडिया की जो बैंक्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा वैल्यूशंस डिजर्व करते हैं। अगर वर्ल्ड वाइड भी अगर आप देखें तो बढ़िया जो बैंक्स हैं यूरोप और एशिया और आप यूएसए सबको मिला दें तो बैंकों का जो जनरली पी रेशो रहता है एवरेजली, इस साइज के बैंक जिस तरीके का एचडीएफसी बैंक है तो जनरली 12-13 की पी रेशो रहती है। लेकिन इंडिया जो है एक ग्रोइंग इकोनॉमी है तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो उन एंगल्स को अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक का इस रिजल्ट के बाद रिजल्ट तो देखिएगा बेहतर है, लेकिन क्योंकि हम पिछले क्वार्टर से 10% पहले ही बढ़ चुके हैं तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन अब प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा ये तो बाजार निश्चित करेगा। और बैंक के जो नेट रेवेन्यूज़ हैं, अब जो आकलन था उसमें किस तरीके का रहा, तो बैंक के जो रेवेन्यूज़ है वो 18.3% बढ़े। नेट इंटरेस्ट इनकम जिस पे बात हो रही थी कि कितना परसेंट बढ़ेगा, तो देखिएगा वहाँ पे उसने सारे एस्टिमेट को बीट कर दिया, वो है 24.6%। ये शायद बाजार को सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। यानी कि जो नेट इंटरेस्ट बढ़ा है साल दर साल वो 24.6 बढ़ा है, जबकि सारे ब्रोकरेजेस का एवरेज 18% था। तो आप कह सकते हैं कि जितने भी एस्टिमेट्स थे उन सबको बीट किया है। इवन जो हायर साइड के एस्टिमेट्स थे उनको भी बीट कर दिया है। हायर साइड में नेट इंटरेस्ट इनकम का हाईएस्ट था एक्सिस का और आईसीआई का, तो आईसीआईसी ने 23 बोला था और आईसीआईसी सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था और एक्सिस 21 था। तो अब वहाँ भी देखें 21 और 23, तो उन सबको बीट कर दिया, 24.6, और जो लोअर साइड वाले थे उनको तो कर दिया। एवरेज 18% निकल रहा था उसको बीट कर दिया। अब अगर हम बात करें इंटरेस्ट लेने और देने के बीच का डिफरेंस, तो वो पिछले बार 4.1% था, इस बार भी 4.1 है टोटल असेट्स बेसिस पर अगर हम देखें तो ये भी अच्छा है। लेकिन अगर केवल जो जिन इनकम पे जिन असेट्स पे इंटरेस्ट आता जाता है उनको कंपेयर करें तो 4.3 है, तो ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई ये नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ने के साथ नेट प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है, तो वो भी हमारा लगभग 18% था। तो अगर हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी इसने मीट कर लिया है। 18.5% की ग्रोथ जो है इन्होंने पिछले साल के मुकाबले में इस बार की है। तो ये जो सारे डेटा जो भी मैंने अभी यहाँ पे कंपेयर किए ये सब ईयर ऑन ईयर है, और मैंने जो एनालिसिस आपके साथ शुरू में किया था वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस था। तो जो एस्टिमेशंस थे ब्रोकरेजेस के उन सब को मीट किया। इसके अलावा जो क्रेडिट कॉस्ट रेशियो है, यानी कि पैसा उठाने की जो लागत है, वो भी एज़ कम्पेयर टू 0.94% थी, वो भी घटती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से आपको एनआईआई भी बढ़ता हुआ नजर आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे रिजल्ट एनालिसिस कंपैरिजन वगैरह सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपकी क्या आउटलुक है वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि रिजल्ट के एनालिसिस आपको कैसे लगे और एनालिसिस में क्या चीज़ इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि एनालिसिस में और क्या चीज़ें बताई जाएँ 10 से 15 मिनट के अंदर, तो वो हम इंक्लूड कर लेंगे। और जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी वो बता दीजिएगा, उसको नेक्स्ट जो बैंक के रिजल्ट एनालिसिस हम करेंगे उसमें से हटा लेंगे। तो आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।